हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बियॉन्ड जीरो यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल नॉलेज इकोनॉमी के बारे में। जो हमारी राष्ट्रीय ज्ञान अर्थव्यवस्था है, ये क्या होती है, जो हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन है इसके बारे में, और इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में जो इसने मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए दी, इसने आरटीई के लिए दी, स्कूल एजुकेशन के लिए दी और हायर एजुकेशन के लिए दी। उसके बाद हम लोग इस जो हमारी यूनिट सेकंड है ये नॉलेज एंड करिकुलम की, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नेशनल नॉलेज इकोनॉमी या राष्ट्रीय ज्ञान अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो एनकेई क्या होती है, जो हमारी नेशनल नॉलेज इकोनॉमी है वो क्या होती है। तो एनकेई बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो किससे चलता है, जो एक देश का जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है, उसमें जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, उससे जो चलता है, उस देश की इकोनॉमी उससे जब ग्रो करती है, उससे जब वो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो उसको ही हम बोलते हैं नेशनल नॉलेज इकोनॉमी। तो बेसिकली ये किस पे एम्फेसाइज करती है, ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे एम्फेसाइज करती है, टेक्नोलॉजी पे एम्फेसाइज करती है, इंफॉर्मेशन पे एम्फेसाइज करती है, और इन शेपिंग ए कंट्रीज डेवलपमेंट। अब आपको मैं बताता हूं कि जो आपकी नेशनल नॉलेज इकोनॉमी है वो एक कंट्री कंट्री के डेवलपमेंट को कैसे शेप करती है। तो आपको पता होगा अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। एक देश में जितनी कैपिटल है, जितनी पूंजी है, उसको हम मोटा मोटी उसकी क्या बोलते हैं, वो पूंजी कैसे चल रही है, पूंजी कितनी बढ़ रही है देश की, वो उसको हम मोटा मोटी बोलते हैं उसका जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो इकोनॉमी है वो बोलते हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं नेशनल नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है कि एक देश के पास कितना ज्ञान है, उसके पास नॉलेज कितना है, एक देश का ओवरऑल नॉलेज कितना है, वहां पे इनोवेशन कितने हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी कैसी है, वो हम नेशनल नॉलेज इकोनॉमी में देखते हैं। इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जापान का, एक देता हूं इंडिया का। आपको पता है जापान जो है वो उस पर परमाणु हमला किया गया अमेरिका के द्वारा, दो जगह हिरोशिमा नागासाकी पे। वो देश बहुत पीछे जा चुका था भाई। दो एटम जो हमले हैं वो उसके ऊपर किए गए, वो देश इतना पीछे चला गया, और आज वो टेक्नोलॉजी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, अमेरिका से भी मैं इनफेक्ट कहूं तो आगे है। और एक अपना इंडिया, जहां पे इतने ज्यादा मतलब अपनी पॉपुलेशन भी अच्छी है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज भी हैं यदि हम उनको इस्तेमाल करें तो, बट हम अभी तक उतना ग्रो, हमसे जो जापान है वो अभी तक 10-15 साल आगे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसका फर्क है? नेशनल नॉलेज इकोनॉमी का। जी, ये जो नेशनल नॉलेज इकोनॉमी है यही क्या चीज को डिसाइड करती है, एक कंट्री के डेवलपमेंट को, कि उस कंट्री का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर हम बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में, कि नेशनल नॉलेज कमीशन है 2005 में जो लाया गया, वो इसी के लिए लाया गया, नेशनल नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। तो नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13 जून 2005 बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी जो हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन है ये, इसको 13 जून 2005 को कंस्टिट्यूट किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? इसका बेसिकली काम यह था कि जो ये एडवाइस देना इसका काम था, कि ये सबसे पहले देखिए कि इंडिया नॉलेज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इसके मामले में कहां लैग कर रहा है, कौन कौन से इंडिया के सामने चैलेंजेस है। पहले उन चैलेंजेस को देखिए। उसके बाद इंडिया कैसे ग्रो कर सकता है, उसके लिए आप एक अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, उसके फोकस एरियाज बनाइए, और उसके बाद उन पे सरकार काम करेगी। तो ये डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता है? ये डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करता है। जो नेशनल नॉलेज कमीशन है जो 2005 में बनाया गया, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, इसका ये एक सलाहकार समिति थी, इसका मुख्य काम था सलाह देना। इसने अपनी रिकमेंडेशन दी फरवरी 2006 को, उसने 300 रिकमेंडेशन दी, और जितने फोकस एरियाज थे 27 फोकस एरियाज थे। इसको जो टाइम फ्रेम दिया गया वो दिया गया 2 अक्टूबर 2005 से कितना, 2 अक्टूबर 2008। अब आप देखते हैं कि जो आपका नेशनल नॉलेज कमीशन है, इसकी लीडरशिप में कौन थे? इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर श्याम पित्रोदा, जो कि इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा इसमें 6 मेंबर्स थे, और ये पूरा मैं इसको आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन इससे समझाता हूं कि जो हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन है, इसमें बेसिकली चेयरमैन जो आपको मैंने बताया डॉक्टर श्याम पित्रोदा, इसके अलावा इसके मेंबर्स थे और इसके सपोर्ट स्टाफ था। अब जो ये पूरा हमारा एनकेसी है,
ये जो पूरा हमारा एनकेसी है, इसको सपोर्ट कौन करेगी? इसको सपोर्ट जो इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है वो सपोर्ट करेगी, इसको डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिया के सारे स्टेट्स हैं वो सपोर्ट करेंगे, और इसके अलावा जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, वो भी इसको सपोर्ट करेगा, और फिर ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और किसको सबमिट करेगा? डायरेक्ट पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सपोर्ट करेगा। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने ही, आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसको कंस्टिट्यूट किया देश के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे। जो हमारा एनकेसी था, नेशनल नॉलेज कमीशन था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे? तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव एजुकेशन क्वालिटी। देखिए, आपको पता है कोई भी देश है उसका, आपको उसमें टेक्नोलॉजी लानी है, उसको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, उसमें इनोवेशन करने हैं, तो सबसे पहले क्या जरूरी है? एजुकेशन। उस देश के सभी नागरिक पढ़े लिखे हों, और ये हो कि उनको कुछ करना है लाइफ के अंदर। ये ना हो कि मतलब वो न पढ़े लिखे हों, न ही उनमें कोई वो क्रिटिकल थिंकिंग हो कि वो देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे पाए। तो बेसिकली इसका पहला जो पर्पस था, जो मेन पर्पस था, जो एजुकेशन क्वालिटी है देश की, उसको इंप्रूव करना। दूसरा इसका जो पर्पस था वो था प्रमोट करना रिसर्च और इनोवेशन को। देखिए, यदि एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके रिसर्च और इनोवेशन है वो ज्यादा होंगे, आपकी टेक्नोलॉजी है वो देश में ज्यादा डेवलप होगी। इसके बाद स्ट्रेंथन करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैनेजमेंट को। ये बेसिकली क्या है कि जो एक व्यक्ति के राइट्स है, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन से हैं? जैसे मैं हूं, मुझे सीखने का हक है, मुझे शिक्षा का अधिकार है, मैं शिक्षा लेना चाहूं जब ले सकता हूं। तो ये इसमें बेसिकली कहा गया कि आप ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि ये साउथ इंडिया से है, ये ईस्ट इंडिया से है, या फिर ये उस कास्ट का है, इसको हम इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं देंगे। ऐसे इस हिसाब से आप कोई भी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उसके बाद अगला था एनहांस नॉलेज एप्लीकेशंस, कि जो आपकी नॉलेज एप्लीकेशंस हैं कि आप नॉलेज को इंप्लीमेंट कहां करते हैं। जैसे मैंने आज आईआईटी से एमटेक किया, अब मुझे इंजीनियरिंग का पूरा नॉलेज हो गया, अब मैं उसको कहीं पे तो इंप्लीमेंट करूंगा ना। यदि मुझे पूरा इंजीनियरिंग का नॉलेज हो गया और मैं उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूं, कहीं पे उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूं, तो वो नॉलेज किस काम का? वो देश के किस काम का? वो देश के डेवलपमेंट के किस काम का? इसके बाद है एनकरेज ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। अब देखिए, ई गवर्नेंस क्या होती है और ये ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाती है। तो बेसिकली देखिए, ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी गवर्नेंस होती है वो। तो ये बेसिकली क्या होता है? ई गवर्नेंस बेसिकली क्या होती है? जैसे एक गवर्नमेंट अपने काम करती है, हम देखते हैं। अब जैसे सरकार ने कोई योजना लाई, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज मेरे खेत का बीमा आया या नहीं आया, मुझे कितना बीमा मिला, मेरा बीमा कितनी तारीख को आया, ये सब मैं कहां चेक कर सकता हूं? मैं ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर सकता हूं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो साइट है उसके ऊपर चेक कर सकता हूं। तो वो बेसिकली क्या है? वही तो ई गवर्नेंस है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको गवर्नेंस, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको आपके सामने है। आप देखिए कि अब सरकार है, फसल बीमा आ गया, ठीक है, तो सरकार उसमें कहीं धोखाधड़ी करती है, कुछ करती है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि आप सारी रिपोर्ट को पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या क्या लेके आता है? ये बेसिकली लेके आता है ट्रांसपेरेंसी को लेके आता है, ये एफिशिएंसी को लेके आता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने देखी जो नेशनल हमारा नॉलेज कमीशन था, इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा। अब हम देखते हैं कि इसके फोकस एरियाज कौन कौन से थे। तो ये बेसिकली 5 जो इसने अपने फोकस एरिया डिसाइड किए, इस पे इसने फोकस किया। तो इसमें पहला जो था वो एक्सेस टू नॉलेज, कि नॉलेज को एक्सेस कैसे किया जाए, आम जनता तक नॉलेज पहुंचे कैसे। दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज है उसके कॉन्सेप्ट को कहां सीखा जाए। तीसरा था क्रिएशन, कि आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करते हैं नॉलेज के लिए, यदि। और चौथा था एप्लीकेशन, भी मैंने नॉलेज दिया, अब मैं उसको अप्लाई कहां करूंगा, तो उसकी एप्लीकेशंस पे भी ध्यान दिया जाए। और चौथा है सर्विसेज क्यों? जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, या फिर जो अपर अथॉरिटी बॉडीज हैं, वो कैसे देख रेख करती हैं इन सबकी, कि नॉलेज पूरी तरह से एक्सेस हो पा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट हम सीख पा रहे हैं, या फिर उसका क्रिएशन हो पा रहा है या नहीं। ये सब क्या है?
ये जो सर्विसेज है ये क्या करती है, इनकी देख रेख करती है कि इनका काम सही से हो पा रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं इसको, ये जो हमारा जो पूरा जो था ये पेंटागन था, इसको नॉलेज पेंटागन बोलते हैं। इसके जो 5 पॉइंट थे उनको हमने समझा कि एक्सेस, कॉन्सेप्ट, क्रिएशन, एप्लीकेशन और सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि जो एक्सेस है, जो 5 फोकस एरियाज हैं उनमें एक्सेस है वो किसके लिए। यदि नॉलेज का एक्सेस होगा तो देश की जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो क्या करेगी, बढ़ेगी। लाइब्रेरी आप देखो, जैसे जो नेशनल लाइब्रेरीज है वो हर शहर में, हर गांव में यदि हो, सरकार द्वारा स्थापित लाइब्रेरीज हर गांव तक उसकी पहुंच हो, तो देखिए आप नॉलेज का एक्सेस कितना होगा। एक 60 साल का व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ा लिखा है वो भी जाकर लाइब्रेरी में जाकर अखबार पढ़ रहा है, कुछ नई पुस्तकें जो आई हैं उसको, यदि हिंदी साहित्य में अब उसकी रुचि है तो वो उसको पढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये एक्सेस को बढ़ाएगा। लाइब्रेरीज हो गई, नेटवर्क हो गए। देखिए अब पहले हमें किसी भी चीज को ढूंढने के लिए कितनी किताबों में देखना पड़ता था, क्या करना पड़ता था। आजकल हमारे सबके पास जो मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जो पीसीज हैं वो अवेलेबल हैं। तो जो नॉलेज का एक्सेस करना कितना इजी हो गया। तो यही इसने जो सॉरी यही जो हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन है, ये बेसिकली यही बात करता है कि जो नॉलेज, जो एक्सेस है नॉलेज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति तक उसका एक्सेस हो, वो चाहे नेटवर्क से हो। अब यहां पे अगला पॉइंट है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी भी नहीं आती, मुझे तो तमिल आती है। तो सरकार ये भी प्रयास करे, जो हमारे जो एजुकेशन अथॉरिटीज हैं वो ये भी प्रयास करे कि जो नॉलेज है वो तमिल लैंग्वेज में, यानी हर एक लैंग्वेज में जिसमें जो रीडर है वो एकदम खुद को सही महसूस करता है, उस तक प्रोवाइड करवाया जाए। उसके बाद है कॉन्सेप्ट्स। जो हमारा जो नॉलेज है उसके कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई किया जाए। जैसे स्कूल में एजुकेशन मिलती है, हायर एजुकेशन हो गया, जो स्कूल में मिलती है वहीं पे तो हमें नॉलेज को सीखते हैं ना। उसके बाद अगला होगा वोकेशनल। वोकेशनल जब आप स्कूल में जो किताबी शिक्षा है उसके साथ साथ स्किल्स रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको भी लेते हैं, उसी को हम वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। उसके बाद है ओपन एंड डिस्टेंस, कि आप घर बैठे भी कुछ भी डिग्री कर रहे हैं, घर बैठे भी पढ़ाई कर रहे हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आपने सुना होगा, जो हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, वो भी जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज को प्रोवाइड करवाती है। तो यही है बेसिकली हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। उसके बाद अगला है क्रिएशन। जो देखिए अब आप नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कैसे करेंगे, इनोवेशंस करें आप इंटरप्रेन्योरशिप है इसको लेके आए, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको सही करें प्रत्येक व्यक्ति के, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। तो आपके जो क्रिएशन है वो बहुत अच्छा होगा। आपका नॉलेज का जो क्रिएशन है, नॉलेज क्रिएट होगा। यानी एक तो मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, एक तो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, और बुक के साथ साथ यदि मैं किससे पढ़ रहा हूँ, यदि मैं टैब का यूज कर रहा हूँ या फिर मैं मोबाइल फोन का यूज कर रहा हूँ, उसकी वीडियो भी देख रहा हूँ साथ में कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, उसको बुक में भी पढ़ रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, उससे क्या हो गया, उससे नॉलेज का जो क्रिएशन है वो ज्यादा हो गया, नॉलेज है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो गया हमारा। तो इसी के लिए कहा गया है कि जो नॉलेज का क्रिएशन है वो इन चीजों से होगा ज्यादा। उसके बाद एप्लीकेशन, अब मुझे नॉलेज मिल गया, मैंने नॉलेज ले लिया, तो उसको कहीं पे भी तो अप्लाई करना होगा ना। तो इन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर है, आपकी ट्रेडिशन एग्रीकल्चर जो है, या फिर जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो एंटरप्राइजेस है, वहां पे क्या किया जाए, नॉलेज को अप्लाई किया जाए। नॉलेज को, अब मैंने आईआईटी से एमटेक किया, अब मुझे उसको अप्लाई करने के लिए ये तो हो ना कि देश में कोई कंपनी हो, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हो जहां मैं अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकूं। यदि वही नहीं है तो फिर तो मेरा नॉलेज ही बेकार है ना। फिर तो मुझे इंडिया से बाहर जाके अमेरिका में जाना ही होगा ना, वहां पे जाके मैं कोई अच्छी कंपनी में कहीं पे जाके जॉब करूंगा, वहां पे अपने नॉलेज को अप्लाई करूंगा। तो बेसिकली इनका यही कहना है कि आप यदि कोई बच्चे को आप नॉलेज दे रहे हैं तो उसको अप्लाई करने की जो पूरी एक सुविधा है वो भी प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज है वो भी प्रोवाइड करें। उसके बाद सर्विसेज, जो ई गवर्नेंस मैंने आपको बताया, ई गवर्नेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाए। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन था, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी फॉर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन मीन
एजुकेशन का मैनेजमेंट कैसे हो पूरे देश के अंदर, उसके लिए जो हमारा एनकेसी था उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी। तो पहली रिकमेंडेशन थी इनकी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कि डिसेंट्रलाइजेशन हो। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे, जैसे ये कोई इंस्टीट्यूट है, ये कोई कॉलेज है और ये अपर अथॉरिटी है, ठीक है, सारी पावर इस अपर अथॉरिटी के पास है, ठीक है, और ये जो हमारा कॉलेज है ये अलग है। तो इसमें बेसिकली क्या कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी पावर है, जैसे ये कॉलेज है तो इसकी पावर इसके पास ही, खुद के पास हो। ये चाहे कि मुझे कॉलेज में ये चीजें करनी है या फिर कॉलेज में ये इनोवेट करना है, इन टीचर्स को रखना है, तो वो खुद के दम पे कर सके, उस पर कोई राजनीतिक दबाव ना हो, कोई ऊपर से दबाव ना हो। हालांकि अपर अथॉरिटी होनी चाहिए, इसने ये भी कहा कि अपर अथॉरिटी होनी चाहिए इनकी देखरेख के लिए, बट इनको भी पावर दी जानी चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसके बाद था इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, यानी जो खुद की स्वायत्ता है वो भी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया, इसने यहाँ पे लिखा है कि जो जितनी ज्यादा ऑटोनॉमी होगी उतने ज्यादा लोकलाइज डिसीजन होंगे। उसके बाद था गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, कि जो गवर्नमेंट है वो भी अपना योगदान दे, जो पॉलिसीज है जिनमें और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है उनमें सुधार किया जाए। उसके बाद अगला है टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कोई भी एक एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे मेन रोल किसका होता है, एक टीचर का होता है। एक टीचर है जो एक नई जनरेशन को तैयार करता है, अपने नॉलेज को उनमें बांटता है, फिर एक नई जनरेशन तैयार होती है। तो ये बेसिकली एनकेसी किस पे एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइज करता है कि अब जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग को अच्छे से करवाएं और उनमें थोड़ा एक डेवलपमेंट हो, सुधार हो, थोड़े प्रोफेशनल टीचर्स हो, तो आपके जो बच्चे हैं उनमें भी नॉलेज काफी अच्छा होगा। तो इस पे भी ये बात करता है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट किया जाए, जिससे कि एजुकेशन और अच्छे से प्रोवाइड हो सके और हमारा जो नॉलेज है यानी हम और अच्छे से सीख पाए। फाइनेंशियल एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पीपीपी मॉडल। इसने ये कहा कि आप कोई भी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन है वो करें, उनको रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करवाएं। और इसमें इन्होंने कहा पीपीपी मॉडल, जो पब्लिक जो प्राइवेट पब्लिक जो मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है, और उसके ऊपर काम करें, पब्लिक फंडिंग लें और उससे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करें। उसके बाद है न्यू इंस्टीट्यूशन फॉरेन रेपुटेड यूनिवर्सिटीज एंटर द फील्ड। ये बताता है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, आप अपने यहाँ ऐसा सिस्टम तैयार करें कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो भी आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, अपनी यूनिवर्सिटीज स्टार्ट करें, जिससे अब देखो यहाँ पे कोई अमेरिका के प्रोफेसर हैं, जैसे आपने एक प्रोफेसर का नाम सुना होगा, डॉक्टर वॉल्टर लेविन, वो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने आते हैं, तो कितना अच्छा होगा, कितने अच्छे से हम सीख पाएंगे, कितने वो एक जेन्युइन टीचर से यदि हम पढ़ते हैं तो कितना अच्छा सीख पाएंगे। तो बेसिकली ये यही कहता है कि जो फॉरेन रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं यदि वो इस फील्ड में एंटर करती हैं तो देश का ग्रोथ, नॉलेज का जो ग्रोथ है वो और ज्यादा होगा। इसके बाद है मॉनिटरिंग 3-4 ये डबल एमईएस मॉनिटरिंग। अब आपका कुछ भी पूरा ढांचा है जो एजुकेशन का वो चल रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी आप अच्छे से करें, उसकी देख रेख अच्छे से करें कि सब चीजें अपनी जगह चल रही है या नहीं चल रही, कहीं पे कोई लूप होल है तो उसको सुधारें, और पॉलिटिव एक्शंस लें, दंडात्मक कार्रवाई करें उनके ऊपर, न कि ये हो कि उनको नर्चर करने का आप प्रयास करें। ये जो एमडब्ल्यूएस है, जो ये क्या होता है, जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम होता है, इसके बारे में इसने क्या कहा कि आप बच्चे को 3-4 जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है वो दें। ये बेसिकली होता है कि जैसे अब मैं बीएससी कर रहा हूं और मुझे साथ में मुझे साथ में कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा करना है, कुछ और कोर्स करना है, तो मैं एक बार अपनी जो मेरी बीएससी है उसको वहीं पे स्टॉप करके वो कंप्यूटर कोर्स कर सकता हूं और उसके बाद दोबारा से वो उस फील्ड में या फिर बीएससी में वापस आ सकता हूं। इसको ही हम बोलते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इसको बेसिकली अभी एनईपी जो हमारी 2020 की थी उसमें बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ऑटोनोमस स्टैंडिंग कमेटी। ये देखिए, जो मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन है इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए आप एक ऑटोनोमस स्टैंडिंग कमेटी बनाएं। एक ऐसी कमेटी हो जो सबका ध्यान रखे, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी जो एक्रेडिटेशन है, उनकी जो मान्यता है उसको ध्यान रखें कि वो जो डिग्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कुछ भी करवा रहे हैं
वो सही है या नहीं है। उसके बाद जो उनकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है उसको ध्यान में रखें कि जो एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है उनकी, यानी जो उनकी जो अकादमिक विश्वसनीयता है उसको ध्यान में रखें। उसके बाद ये थे रिकमेंडेशन जो हमारे एनपीएससी ने दिए मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए आरटीई के लिए। आरटीई जो राइट टू एजुकेशन, आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 है जो 86th अमेंडमेंट हुआ था उससे हुआ था। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का है उसको क्या है, शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा ले सकता है। तो बेसिकली जो एनकेसी था उसका ये कहना था कि इसको और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए। आरटीई जो शिक्षा का अधिकार है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी कुछ देहाती ऐसे इलाके हैं जहां पे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, वहां पे स्कूल्स भी नहीं है। यदि आप राजस्थान में बात करेंगे तो जैसलमेर जैसे इलाके हैं यहाँ पर स्कूल्स होते ही नहीं है। यदि स्कूल्स होते हैं वो नाम मात्र के स्कूल्स होते हैं। तो यदि आपके यहाँ स्कूल से नहीं है तो जो नॉलेज है वो कैसे बढ़ेगा, जो एजुकेशन है वो बेटर कैसे होगी। तो बेसिकली इसने यही कहा कि आप पहले अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करें और जो आरटी है उसको एक एनफोर्स करें पूरे देश के अंदर कि वो लागू किया जाए। 6 से 14 वर्ष का बच्चा है वो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको शिक्षा मिलनी ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रोविजन, आप उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएं। ये नहीं है कि आप सीधा आपने कह दिया कि आरटी इंप्लीमेंट होना चाहिए। एक दिन जो पीएम है उन्होंने आके कह दिया कि आरटी को पूरे देश में अच्छे से इंप्लीमेंट कराना हमारी सरकार का काम है, हम करवाएंगे। और आप कुछ फाइनेंशियल उसको फंड तो दे ही नहीं रहे, आप पैसा तो दे ही नहीं रहे, तो वो इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो आप उसके लिए सारे प्रोविजन कीजिए, फाइनेंशियल भी कीजिए और जो भी कानूनी और है वो भी कीजिए। जो ये यहाँ पे बताया गया सेंट्रल लेजिस्लेशन फॉर अफर्मिंग द राइट, कि जो एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए पूरे देश के अंदर जो इसको इंप्लीमेंट करवा सके, इसका ध्यान रख सके पूरी तरह से। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका अच्छे से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड जस्टिफाइएबल। गवर्नमेंट की ये पूरी क्या होती है कि अकाउंटेबिलिटी हो, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हो कि जो एजुकेशन है वो देश के हर हिस्से में क्यों नहीं पहुंच रही, वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हो, गवर्नमेंट उसकी जवाबदेही दे कि हाँ ये हमारी गलती है कि पूरे देश में जो एजुकेशन है वो नहीं पहुंच रही। तो ये था हमारा रिकमेंडेशन जो आरटीई के लिए दी एनकेसी ने। अब हम लोग पढ़ेंगे रिकमेंडेशंस के बारे में जो स्कूल एजुकेशन के लिए दी गई, जो हायर एजुकेशन के लिए दी गई, और उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एनकेसी था, जो नेशनल नॉलेज कमीशन था, उसने स्कूल एजुकेशन के लिए कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी। तो इसमें सबसे पहले थी सेंट्रल लेजिस्लेशन बैक्ड बाय फाइनेंशियल कमिटमेंट, यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है वो अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट को भी पूरा करे। स्कूल एजुकेशन मींस जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, प्राथमिक शिक्षा, और जो आपकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, यानी 1 से 12 तक, बेसिकली 1 से 12वीं क्लास तक की बात यहाँ पे की जा रही है कि सरकार जो है वो फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट करे स्कूल्स को, जिससे कि वहां की जो क्वालिटीज है वो उनमें सुधार हो सके और जो कानून सरकार ने बनाए हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, कि जो यदि स्कूल्स जो है उनके अंदर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है तो उससे लिटरेसी क्या होगी, लिटरेसी बढ़ेगी। तो या फिर बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जो यदि स्कूल्स के अंदर लिटरेसी बढ़ेगी तो जैसे बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो उनके माँ बाप को भी समझ में आएगा कि एजुकेशन बच्चे के लिए क्यों जरूरी है, वो भी थोड़ा थोड़ा कुछ अपने स्तर पर सीखने का प्रयास करेंगे। यानी ये बात करता है बेसिकली ऑल एज ग्रुप्स के बारे में, कि सभी एज ग्रुप्स हैं वो फिर उससे प्रभावित होंगे और लिटरेसी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये इसका कहने का मतलब यही है कि यदि स्कूल एजुकेशन में आप सुधार करते हैं तो उससे जो फंक्शनल लिटरेसी है उसमें भी सुधार होगा। इसके बाद अगला है डेटाबेस ऑन स्कूल एजुकेशन, कि जो आपका स्कूल है उसका एक पूरा डेटाबेस होना चाहिए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं,
किस सब्जेक्ट का रिजल्ट कैसा आ रहा है, किस टीचर का रिजल्ट कैसा है, वो कितने दिन स्कूल आ रहा है और उसके सब्जेक्ट में बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यदि ये पूरा डेटाबेस यदि आपके पास होगा तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि एजुकेशन कैसी हो रही है, और उसमें जो समय के साथ है वो थोड़े चेंजेस करने हैं या फिर क्या करना है वो आप कर पाएंगे। तो तीसरा सजेशन ये था कि जो डेटाबेस है स्कूल का वो एक होना चाहिए स्कूल एजुकेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल इवेल्युएशन बॉडी फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी, कि एक पूरी नेशनल लेवल पे एक इवेल्युएशन बॉडी होनी चाहिए जो मॉनिटर कर सके सारे स्कूल्स को, सारी अथॉरिटीज को, देख सके कि उनका काम कैसा है कैसा नहीं है, या फिर क्या चेंजेस वो कर सके, या फिर क्या वो एक्शन ले सकें। यदि कोई स्कूल है, जैसे कोई सरकारी स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल भी डेली स्कूल नहीं आता है और उसमें बहुत कम बच्चे हैं, बच्चों का एनरोलमेंट बहुत कम है और न ही वहां पे कोई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, तो जो नेशनल इवेल्युएशन बॉडी यदि एक बनाई जाती है तो वो उस स्कूल के ऊपर कार्यवाही कर सके और नए प्रिंसिपल को लाया जा सके और थोड़े ज्यादा एनरोलमेंट करवाए जा सके। यानी बेसिकली मतलब यह है कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए, यानी नॉलेज कब इंप्रूव होगा या नॉलेज कब आएगा, जब आपके पास क्वालिटी एजुकेशन होगी, आपके देश का एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी भरा होगा तब आएगी। इसके बाद आगे है टीचर एंड टीचिंग ट्रेनिंग। ये मैंने आपको बताया कि ये सबसे जरूरी है, जहाँ पे टीचर्स हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, टीचर्स प्रोफेशनल होने चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, तभी आपका जो एजुकेशन है, तभी आपका जो स्कूल एजुकेशन है वो क्या होगा, अच्छा होगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ये एनकेसी का एक बहुत अच्छा सुझाव था। इन्होंने ये बताया कि जो आपकी फर्स्ट क्लास है, क्लास फर्स्ट जो है आपकी, क्लास फर्स्ट में आप बच्चे को मदर टंग में तो पढ़ाएंगे, मदर टंग तो फिर उसको एक चीज तो आती है मदर टंग, वो मदर टंग में सब कुछ करेगा, बट आप उसको धीरे धीरे इंग्लिश का भी थोड़ा नॉलेज देना स्टार्ट करें, इंग्लिश के बारे में बताना, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ाना उसको स्टार्ट करें क्लास फर्स्ट से ही, जिससे कि वो इंग्लिश में अच्छा हो और इंग्लिश में आगे आगे देश में अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो, वो अच्छा अपना, जैसे आपको पता है कि हायर स्टडीज होती है वो सब इंग्लिश में होती है। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में भी लगभग कई कई जगह हिंदी में होता है, बाकी यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो फिर इंग्लिश और फिर पीएचडी वगैरह सब इंग्लिश के अंदर ही चलता है। तो बेसिकली इनका यही मतलब था कि जो क्लास 1 से बच्चे को क्या बताया जाए, इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा उसको ज्ञान दिया जाए। उसके बाद था रिफॉर्म्स इन करिकुलम एंड जो एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा, कि हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें भी समय के साथ बदलाव हो, समय के साथ उसमें देखा जाए कि पाठ्यक्रम में क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, हमारी जो हम परीक्षाएं कराते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं उनको हटाया जा सकता है, ये भी रिफॉर्म्स किए जाए। इसके बाद है एक्सेस स्कूल एजुकेशन टू ऑल। स्कूल एजुकेशन सभी बच्चों को मिले, उनका कोई भी चाहे कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, कोई भी उनकी कास्ट हो, सबको क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन का एक्सेस सबको होना चाहिए। इनेबलिंग एंड रेगुलेटिंग प्राइवेट स्कूल्स। एनकेसी का ये सुझाव और था कि जैसे स्कूल्स हैं वो या तो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट है, तो आप जितना गवर्नमेंट स्कूल पे काम, आपको एक बात पता होगी कि जितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उससे ज्यादा किसमें पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो एनकेसी का ये सुझाव था कि आप जितना वर्क गवर्नमेंट स्कूल पे करते हैं उतना आप प्राइवेट स्कूल पे भी कीजिए, जिससे कि जो आपकी एजुकेशन है वो और अच्छा उसमें सुधार होगा। तो ये बेसिकली जो एनकेसी ने रिकमेंडेशन की थी स्कूल एजुकेशन के लिए वो थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एनकेसी की जो रिकमेंडेशन थी हायर एजुकेशन के लिए उसने क्या कहा। हायर एजुकेशन मीन कॉलेज लेवल की स्टडी, आगे आप पीएचडी करते हैं, तो उसके लिए इनके क्या सुझाव थे हायर एजुकेशन के लिए। तो इसमें पहला है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। एनकेसी का ये मानना था कि जो यूनिवर्सिटीज है वो देश में कम है और देश में यूनिवर्सिटीज की संख्या को बढ़ाया जाए, और इसके लिए इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव भी सेट किया कि 2015 तक नई 1500 यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, जिसमें से 50 क्या हो, नेशनल यूनिवर्सिटीज हो। उसके बाद इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी टू रिड्यूस एंट्री बैरियर्स एंड इंप्रूव गवर्नमेंट। देखिए इसमें क्या है कि आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं जो क्या करे, जो आपके जैसे ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स हैं, जो पॉलिटिक बैरियर्स हैं, कोई इंस्टीट्यूट में जैसे पॉलिटिशियंस का हस्तक्षेप है, वो डोनेशन पे किसी को सीट दिलवा रहा है, उन ऐसी चीजों से आप जो हमारी शिक्षा है उसको मुक्त करें और एक ऐसी अथॉरिटी बनाएं जो सारे इंस्टीट्यूट को देख सके,
उनके जो वर्किंग सिस्टम है उसको देख सके और उसमें इंप्रूव कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज इन GER, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो। जो आपका है, जो आपकी एनरोलमेंट है, जो आपके कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट्स में जो एनरोलमेंट है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। कितना? 15% या इससे ज्यादा। कब तक? 2015 तक। आपको पता है एनकेसी कब आया? एनकेसी आया 2005 के अंदर। तो यहाँ इसने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि 2015 तक क्या होगा कि जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है उसको कितना इंक्रीज किया जाना चाहिए? 15%। उसके बाद एफर्ट टू अचीव एक्सीलेंस, कि आप ये मत हो कि आपने कुछ रिफॉर्म्स कर लिए, हाँ ठीक है अच्छा हो रहा है, अब बस होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये नहीं है, आपके अंदर एक वो भूख होनी चाहिए कि हमें और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। आप और प्रोफेशनल टीचर्स लाएं और अच्छी जो सुविधाएं हैं अपने कॉलेजेस में वो बच्चों को दें जिससे वो अच्छे से सीख पाए। तो ये एफर्ट्स आप कीजिए एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए, तभी क्या है कि एक क्वालिटी एजुकेशन आप दे पाएंगे अपने देश में। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंसिंग सोर्सेज, ये वही है कि आप जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करवाएं, जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ भी पार्टनरशिप करें जिससे कि जो आपके कॉलेजेस हैं उनमें अच्छे इनोवेशन हो। तो बेसिकली यही है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंसिंग सोर्सेज। देन एनहेंसिंग क्वालिटी, यही है कि आपके कॉलेजेस हैं, आपके उनमें जो क्वालिटी है उसको एनहेंस किया जाए, जो टेक्नोलॉजी है उसको भी उसके साथ इंटीग्रेट किया जाए, और रिसर्च है उसको भी उसमें इंटीग्रेट किया जाए जिससे बच्चे और ज्यादा सीख पाए, और ज्यादा अपने जो नॉलेज है उसको डेवलप कर पाए। रिफॉर्म एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, इसका क्या मतलब है कि जो यूनिवर्सिटीज आपके देश के अंदर अभी हैं उनमें भी रिफॉर्म्स किए जाए, उनको और अच्छा किया जाए जिससे कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो मिल पाए बच्चों को। देन एंश्योर एक्सेस टू ऑल डिजर्विंग स्टूडेंट्स, दैट इज द मेन थिंग, कि जो एक्सेस है वो जो डिजर्विंग, आप बहुत बार देखते हैं कि डिजर्विंग स्टूडेंट शिक्षा नहीं ले पा रहा है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने आईआईटी का पेपर पास कर लिया पर उसके पास आईआईटी में एडमिशन लेने के पैसे नहीं है, वहां पे जाने के पैसे नहीं है, तो इनका ये कहना है कि आप जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट है ना उसको आप एक्सेस पूरा दें। आप कैसे भी करें पर जो डिजर्विंग स्टूडेंट है जिसमें टैलेंट है उसको पूरा मौका दें। तभी तो क्या होगा कि हमारी जो नेशनल नॉलेज इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर पाएगी, और यदि नेशनल नॉलेज इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो हमारा देश ग्रोथ करेगा। तो बेसिकली ये था हमारा जो पूरा नेशनल नॉलेज इकोनॉमी के बारे में। अब हम बात करते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली यही पूछे जाएंगे, पूछे क्या जा सकते हैं, यही पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत जैसे डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन लिख दे, उतना तो मैं कह नहीं सकता, बाकी क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, आप नोट कर लेना चाहिए, यही पूछे जाएंगे एकदम। तो शॉर्ट आंसर टाइप देखते हैं जो 2 मार्क्स के हैं। उसमें पहला है कि की ऑब्जेक्ट, इसमें ऐसे ही आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, तो इसको आपको एक एक पेज में लिखना होता है। की ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकेसी, एनकेसी के क्या की ऑब्जेक्टिव थे मैंने आपको बताया। फोकस एरियाज क्या थे, वही मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन को थोड़ा सा बताएंगे कि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन को हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं वो। इसके बाद जो एनकेसी की 4-5 रिकमेंडेशन है वो लिख देंगे जिससे कि आपका एक पूरा पेज भर जाए। उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी, ये मैंने आपको बताया कि नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है, उसका जो कोई भी कंट्री है उसके डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, ये है बेसिकली। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं आपके। इसमें पहला है डिस्क्राइब द इंडियन नॉलेज सिस्टम एट सेकेंडरी एजुकेशन लेवल। ये बार बार ये रिपीट करता है, क्या करता है, डिस्क्राइब द इंडियन नॉलेज सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल पूछा, कभी पूछेगा हायर एजुकेशन लेवल, कभी पूछेगा एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल, बस यही है उसका पैटर्न, इससे आगे पीछे वो कहीं नहीं जाता है। मैंने जो आपको रिकमेंडेशन बताई, मैंने जो आपको समझाया, बस वही आपसे पूछेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन नेशनल वाइज जो कमीशन है एनकेसी, मैंने आपको बताया। तो एनकेसी के बारे में आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। उसके बाद मैंने आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बताया, वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप एनकेसी के मैंने आपको बताया जो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, उसके फोकस एरियाज क्या थे, आप वो नॉलेज पेंटागन पक्का बनाएंगे। यदि आप ये चीजें करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हाईलाइटिंग पॉइंट देखेगा, हमेशा हाईलाइटिंग पॉइंट देखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं देखेगा। इसके बाद आगे देखिए राइट नोट ऑन नेशनल नॉलेज इकोनॉमी। नेशनल नॉलेज इकोनॉमी पर ये तो मैंने आपको बताया।
पहले नेशनल नॉलेज इकोनॉमी के बारे में बताएं क्या होता है, फिर आप एनकेसी के बारे में बताएं, उसकी कुछ रिकमेंडेशन बताएं, जिससे कि आपके 4-5 पेज हैं वो फिल हो जाए बस। इसके बाद डिस्क्राइब द इंडियन नॉलेज सिस्टम एट हायर एजुकेशन लेवल, यही तो बताया, यही तो है हायर एजुकेशन लेवल क्या होता है, हायर एजुकेशन क्या होती है। सबसे पहले आप एनकेसी को थोड़ा बताएंगे, हायर एजुकेशन को बताएंगे, उसके बाद उसकी रिकमेंडेशंस को लिखेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, फिर आप ये पॉइंट लिख के इसके नीचे आप एक्सप्लेन करेंगे 3-4 लाइन में कि जो नई नई यूनिवर्सिटीज है उनको खोला जाए, जैसे नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो, और फिर इसको आप अंडरलाइन करके लिखेंगे कि 1500 यूनिवर्सिटी 2015 तक, एनकेसी का ये ऑब्जेक्टिव था कि 2015 तक नई 1500 यूनिवर्सिटीज क्या की जाए, बनाई जाए, क्रिएट की जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंडियन नॉलेज सिस्टम एट एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन लेवल। ये देखो एक ही क्वेश्चन को कितना कॉपी करके बार बार उसने पूछा है, तो यही है बेसिकली जो मैंने आपको पढ़ाया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, यही चीजें पूछेगा। बस आपको इस क्लास को अच्छे से देखना है, जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से कॉपी में नोट करना है, और बस एक बार एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इसको देख लेना, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा, आप अच्छा लिख के आएंगे, ये मेरा भरोसा है आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये यूनिट 2 थी नेशनल नॉलेज इकोनॉमी के बारे में। तो आपको यदि कंटेंट अच्छा लगता है हमारा, तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।